तो हेलो स्टूडेंट्स, यह हमारा संस्कृत का चैप्टर नंबर 4 है। हम ऑलरेडी अपने पिछले वीडियो में चैप्टर 1, 2, 3 कंप्लीट कर लिए संस्कृत का बिहार बोर्ड के लिए। क्लास 10 का जो भी स्टूडेंट होंगे उस चैनल पे जुड़ सकते हैं वहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे हमको 1 बाय 1 टोटली चैप्टर कवर करें, संस्कृत हो या कोई भी सब्जेक्ट क्यों ना हो। तो हम चैप्टर 1 जो था और 2 और 3, ठीक है ना, उसको हम कंप्लीट कर दिए पूरा, अच्छी तरह पढ़ाए समझा भी दिए थे। और इसमें हम देखने वाले हैं संस्कृत का चैप्टर 4 जो कि है संस्कृत साहित्य लेखिका। ठीक है ना, तो इसको हम 1 बाय 1 इसका एक्सटेंशन पढ़ेंगे, हिंदी और समझेंगे, प्लस जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछता है बिहार बोर्ड में उसको भी आज हम देखते चलेंगे। तो बिना टाइम लॉस को स्टार्ट करते हैं वीडियो को वैसे। चैप्टर नंबर 4 है, ठीक है ना। और इसमें हम पढ़ने वाले हैं अपने जो बिहार बोर्ड का संस्कृत का बुक है प्यूसम भाग 2, उसका चैप्टर नंबर 4। जो पाठ का नाम है आपको यहाँ पे दिखा दे रहे हैं, चतुर्थ पाठ जो है नाम दिया पाठ का संस्कृत साहित्य लेखिका। इस पाठ को आज हम इसमें पढ़ने वाले हैं, प्लस इसका हिंदी और जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है आपको यहाँ पे हम डिस्कस कर देंगे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो सके तो नेक्स्ट वीडियो में हम डालेंगे, अपलोड करेंगे। बट जितना भी ऑब्जेक्टिव एग्जाम में पूछा गया है इस कहानी को पढ़ाते वक्त आपको यहाँ पे हम डिस्कस करते रहेंगे, ठीक है ना। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको बता दें यहाँ पे कि हम ऑलरेडी अपना चैप्टर नंबर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड तीनों का बना के वीडियो बिल्कुल हिंदी अर्थ में समझा के आपको इसी चैनल पे अपलोड कर दिए हैं। आप उसे नहीं देखे होंगे तो आई हम्बली सजेस्ट टू यू गो टू प्ले लिस्ट एंड चेक द वीडियोज़। तो चलिए बिना टाइम लॉस को इसको स्टार्ट करते हैं। हम लोग पहले अपना कंप्लीट करते हैं क्योंकि बहुत सारा बाकी है अभी हमारा कवर करने में। तो पाठ का नाम क्या दिया है? नाम दिया पाठ का संस्कृत साहित्य लेखिका। पाठ के नाम से कुछ तो समझ में आ रहा होगा कि हाँ, इस पाठ में हम लोग संस्कृत साहित्य यानी संस्कृत लिखने वाले जो साहित्य होता है संस्कृत भाषा में उनके बारे में जानने वाले हैं। वो भी कौन हो? लेखिका लोग हैं। लेखिका मतलब कि स्त्री के बारे में जानने वाले हैं। यहाँ पे अधिकांश स्त्री के बारे में ही आपको बताया जाएगा। पूछ भी करता है एग्जाम में कि संस्कृत साहित्य लेखिका में किसका वर्णन है, तो यहाँ पे स्त्रियों का वर्णन है, ठीक है ना। स्त्री के बारे में बताया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हम सबसे पहले यहाँ पे कोई इंट्रो दिया हुआ है, पहले इंट्रो सुन लीजिए। देखिए बोला गया है कि समाजस्य यान पुरुषे नारी विषह चलती। वो इसका हिंदी होगा कि समाज से मतलब क्या, समाज जो हमारा जनता होता है, लोग होते हैं आपस में, जो गांव के लोग, समाज हो गया, ठीक ना। यान मतलब होता है गाड़ी, वाहन। पुरुष मतलब क्या, पुरुष। नारी विषा मतलब कि नारी मतलब महिला भी होती है, ठीक है ना। चलती यानी कि समाज रूपी गाड़ी जो होती हैं पुरुष और महिला दोनों से चलती हैं, ठीक है। एग्जाम में पूछ दिया गया है कि समाज रूपी गाड़ी को चलाने में किनका योगदान है, तो पुरुष और नारी दोनों का, ठीक है ना। तो इसको याद रखिएगा, पहला पॉइंट ही बोल रहा है आपको यहाँ पे कि समाज रूपी गाड़ी को चलाने के लिए पुरुष और महिला दोनों की, मतलब कि पुरुष और नारी महिला दोनों की आवश्यकता पड़ती है। इन दोनों लोग मिलकर ही समाज को चलाते हैं। आगे बोला गया है कि साहित्यपि उभयो समान महत्वम, और साहित्य में भी लिखा गया है, बताया गया है कि हाँ, जितना अधिकार पुरुष का है ना वो उतना अधिकार नारी का भी है। नारी को किसी से कम नहीं समझना चाहिए, ठीक है ना। तो बोला गया है साहित्य में इन दोनों का समान महत्व बताया गया है। देखो आगे बोला गया अधुना सर्वभाषासु साहित्य रचनाया स्त्रियोपि तत्परा संति यशश्च लभ्यन्ते। अधुना मतलब अधुना कि अभी जो होता है यहाँ पे अधुना भाषा में, सर्वभाषासु यानी सभी भाषाओं में, आधुनिक काल से ही सभी भाषाओं में साहित्य रचनाया यानी कि साहित्य को रचने में, साहित्य को लिखने में स्त्रियों का भी पूरा पूरा योगदान रहा है, ठीक है ना। यश मतलब होता है कि नाम कमाना, यशश्च लभ्यन्ते। बोला गया कि आधुनिक काल से ही सभी भाषाओं में स्त्रियों ने बिल्कुल बढ़ चढ़ के काम किया है और साहित्य की रचना में अपना योगदान दिया है और समाज में अपना नाम भी कमाया है, यश भी प्राप्त किए हैं। आगे बोला है कि संस्कृत साहित्य प्राचीन कालादेव साहित्य समृद्धो योगदानम ननूनाधिकम पर्याप्त, यानी कि प्राचीन काल से, प्राचीन काल देव यानी प्राचीन काल के देव से ही साहित्य समृद्ध रहा है, पूरा पूरा योगदान रहा है स्त्रियों का, थोड़ा बहुत लेकिन पूरा योगदान स्त्री अपना बढ़ चढ़ के दी है कि हाँ साहित्य को और समृद्ध किया जाए। मतलब हुआ ये वाला कि वो साहित्य को लिखने में केवल पुरुष ही नहीं, स्त्रियों का भी उतना ही योगदान है जितना एक पुरुष का है। जितना वो लोग कर सकते हैं स्त्री भी वो अपना पूरा प्रयास किए हैं कि वो साहित्य की विकास किया जाए। चलिए आगे बोला गया कि पाठे अस्मिन् प्रसिद्धाना लेखिका नामेव चर्चा वर्तते या येन साहित्य निधि पुनरेतासा योगदान ज्ञात था। मतलब कि इस पाठ में
प्रसिद्ध लेखिकाओं के बारे में चर्चा की गई है। यानी कि जो संस्कृत लेखिका पार्ट है, इस पार्ट में प्रसिद्ध लेखिकाओं यानी कि जो होती हैं स्त्री, जो लिखी हैं, कुछ साहित्य लिखी है, ग्रंथ लिखी है या पुराण लिखी है, जो भी कुछ लिखी है, ये लोग मिलकर अपने अपने उनके बारे में चर्चा किया गया है, ठीक है ना। और उनके योगदान के बारे में यहाँ पे विस्तृत रूप से बताया गया है। चलिए अब इसका इंट्रो रहा। एग्जाम में जो पूछने वाला क्वेश्चन होता है, ये पूछता है कि समाज रूपी गाड़ी किससे चलती है, तो नारी और पुरुष दोनों से चलती हैं। समाज में किनका महत्व समान बताया गया है, तो स्त्रियों का। आगे देता है कि स्त्री किसकी रचना में तत्पर है, तो साहित्य रचना में तत्पर है, ठीक है ना। इसमें बस इतना ही आता है क्वेश्चन अधिकांश। आगे देखते हैं, ये देखिए, विपुलम संस्कृत साहित्यम विभिन्न कभी भी साहित्यकार्यस्व संदवर्धितम। मतलब कि विपुल होता है विस्तार, विस्तृत रूप से ही संस्कृत साहित्य में विभिन्न कभी भी, यानी कि होता है कभी नहीं, कभी भी बोला गया है, यानी कि स्त्री बोला होगा इसका आंसर। विस्तृत रूप से संस्कृत साहित्य के लिखने में, बनाने में और रचना करने में विभिन्न कवियत्रियों का भी क्या हुआ यहाँ पे शास्त्र के रूप में योगदान रहा है। यानी शास्त्र हो गया, शास्त्र के रचयिता में लिखने में भी स्त्री लोग अपना यहाँ पे योगदान विस्तृत रूप से दी हुई है। आगे बोल रहे हैं कि वैदिक कला दार्भ्य शस्त्राणा काव्यांच रचने संरक्षण च यथा पुरुषा दर्शिता। मतलब कि वैदिक काल में, वैदिक काल मतलब हो गया कि जिस काल में वैदिक रचना हुई थी, डेट मीन वो होता है वैदिक काल। वैदिक काल से ही शास्त्राणा काव्य ढांचा, यानी शास्त्र को लिखना, काव्य की रचना करना और संरक्षण उनका बचाव करना क्या होता है अपने आप में बहुत ही पहले मुश्किल था। आप अनुमान लगा सकते हो कि जब महाभारत लिखा गया होगा, रामायण लिखा गया होगा, उस टाइम उसको लिख करके बचा के रखना, अभी होता है कि हम पेन ड्राइव में, मेमोरी में या किसी क्लाउड कंप्यूटिंग पे या किसी सॉफ्टवेयर पे या प्रिंटर से हम उसको प्रिंट आउट करके सेव कर सकते हैं कि हाँ आज से हज़ारों साल बाद हमको चीज़ मिल जाएगा, क्योंकि वह कहीं और सेव पड़ा हुआ है, ठीक है ना। लेकिन जब रामायण लिखा गया होगा या वेद लिखा गया होगा वहाँ पे, ठीक है ना, उस टाइम पे तो कोई था नहीं ऐसा कि जो उसको बचा के हम लोग रख सकें। लिखने के अलावा उनको बचा के रखने में भी एक बहुत बड़ा वहाँ पे था, चैलेंजिंग काम था कि हाँ जो लिखा गया है उसको कैसे बचा के रखा जाए। तो वही बोल रहे हैं संरक्षणे च यथा पुरुषा दचिता अभवन तथैव स्त्रोपि दत्तावधाना प्राप्तन्ते। मतलब कि किसी भी चीज़ को जो था वहाँ पे वैदिक काल में साहित्य को लिखा गया था, साहित्य को लिखा गया था, काव्य को लिखा गया था, ठीक है ना। उनको लिखने में, बचाने में पुरुषों और स्त्रियों का भी पूरा पूरा यहाँ पे योगदान रहा है। आगे बोल रहा है कि वैदिक युगे मंत्राणा दर्शका न केवला ऋषिय। मतलब कि वैदिक काल में मंत्रों का उच्चारण न केवल ऋषि लोग करते थे, यानी कि जो थे ऋषि, वहाँ पे बोला गया कि वैदिक काल में जो मंत्र का उच्चारण हो रहा था वो केवल ऋषि लोग ही नहीं करते थे उसको, प्रत्युत ऋषिका अपि सन्ति। जो ऋषिका लोग थी, उनकी पत्नी थी ऋषि के लोग, जो होती पत्नी ऋषिका, उन लोग भी क्या बोल कर रहे थे वहाँ पे वैदिक युग में मंत्र का उच्चारण कर रही थी। एग्जाम में पूछता है कि वैदिक युग में मंत्रों का उच्चारण कौन कर रहा था, तो इस ऋषि और ऋषिका दोनों कर रहे थे। ऋग्वेद यानी कि ऋग्वेद में आगे बोला गया यहाँ पे चतुर्वी सत्री मतलब हो गया कि 24, ठीक ना, चतुर्वी सती मतलब हो गया 24। और फिर बोला अथर्ववेदे च पंच ऋषिका मंत्र दर्शनोवत्यो निर्दिशन्ते यथा यमी अपाला उर्वशी इंद्राणी वागाम्भणी इत्यादत्य। मतलब कि ऋग्वेद में 24 और अथर्ववेद में 5 ऋषिकाओं का वर्णन मिलता है, ठीक है ना। एग्जाम में पूछता है कि ऋग्वेद में कितने ऋषिकाओं का वर्णन किया गया है, ठीक है ना, तो 24, और अथर्ववेद में जो था अगला वेद है अथर्ववेद, उसमें 5 ऋषिकाओं के मंत्रों के दर्शन के बारे में बताया गया है। और नाम क्या है 5 ऋषिकाओं का जो अथर्ववेद में है, नाम है उनका यथायमी, अपाला, उर्वशी, इंद्राणी, वागाम्भणी, ठीक है। ये रहा 5 नाम जो अथर्ववेद में उनका नाम को शामिल किया गया है, ठीक ना। एग्जाम में पूछता है कि अपाला कौन थी, तो अपाला कौन थी, एक ऋषिका थी। चलिए आगे देखते हैं। बृहदारण्य उपनिषद, उपनिषदी मतलब होता है कि उपनिषद होता है, नाम है बृहदारण्य, ठीक है ना। आप पहला पाठ पढ़े होंगे, वहाँ पे बताए थे कि उपनिषद कुल कितने होते हैं, 108 हैं, उस पर से हम 4 नाम
ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं, जो फर्स्ट चैप्टर में ही था वहाँ पे आपका कंठोपनिषद, मुंडकोपनिषद, ईशावास्य और श्वेताश्वर। उसी में से एक और होता है उपनिषद, नाम है उसका बृहदारण्य उपनिषद, ठीक है ना। बोला गया है कि बृहदारण्य उपनिषदि याज्ञवल्क्य पत्नी मैत्रेयी, मतलब कि बृहदारण्य उपनिषद में ये लिखा गया है कि जो याज्ञवल्क्य की पत्नी थी मैत्रेयी, ठीक है ना, दार्शनी करुचिमती वर्णिता या याज्ञवल्क्य आत्मतत्व शिक्षती, मतलब कि याज्ञवल्क्य की पत्नी कौन थी, मैत्रेयी थी, और वे दार्शन शास्त्र में उनका बहुत बड़ा रुचि था, यानी दार्शन शास्त्र में और रुचिता थी, और याज्ञवल्क्य ने आत्म तत्व को शिक्षा दी थी, ठीक है ना। बोला गया है कि याज्ञवल्क्य ने अपनी पत्नी मैत्रेयी को आत्म तत्व का शिक्षा दी थी। एग्जाम में पूछता है कि मैत्रेयी को शिक्षा किसने दी थी, तो उनके पति जो थे याज्ञवल्क्य वो दिए थे। याज्ञवल्क्य ने मैत्रेयी को कैसी शिक्षा दी थी, तो आत्म तत्व की शिक्षा दी थी। चलिए आगे देखते हैं कि जनकस्य सभाया, यानी राजा जनक के सभा में शस्त्रार्थ कुशाला गार्गी, नाम दोनों दिया बाबू, गार्गी के नाम है यहाँ पे, आगे दिया है वाचकन्नवी तिष्ठति समः, यानी कि राजा जनक के सभा में जो शास्त्र में बिल्कुल कुशल थी वो थी गार्गी और वाक्चन्नवी। एग्जाम में पूछता है कि जनक के सभा में शास्त्र कुशल किसे बताया गया है, तो गार्गी को। अधिकांश नाम यही आया है, वैसे गार्गी ही आया है, एक और नाम दिया है वाक्चन्नवी, नाम याद रखिएगा आप दोनों। चलिए आगे दिया है कि महाभारते अपि जीवन पर्यंत वेदांता नुषि लपराया सुलभाया वर्णन लभ्यते, मतलब कि महाभारत में भी, महाभारत जो हो रहा था उसके जीवन के पर्यंत वेदांतों में भी बताया गया है, सुलभाया का वर्णन किया गया है। नाम एक भी सुलभाया, पूछता है कि महाभारत में किसका वर्णन किया गया है, तो सुलभाया का वर्णन किया गया है। आगे देखते हैं, आगे बोला गया है आगे कि लौकिक संस्कृत साहित्य, ठीक है ना, लौकिक संस्कृत साहित्य प्रायेण चत्वारिंश अतक कवित्राणि सार्धशतपदानि अस्फुट रूपेण इत अस्ततो लभ्यन्ते, मतलब कि लौकिक संस्कृत साहित्य में चत्वार मतलब हो गया यहाँ से आपका 40, ठीक है ना, चत्वारिंश कवित्राणी, मतलब कि यहाँ पे लौकिक संस्कृत साहित्य में 40 कवित्रियों का वर्णन है, और सार्धशत मतलब हो गया, सार्ध होता है आधवा, शत होता है 100, तो 100 और आधा कितना हो गया 150, ठीक ना, तो सार्धशत पदानी यानी 150 पद लिखे गए हैं। मतलब क्या हुआ, इसका हिंदी अर्थ हुआ कि लौकिक संस्कृत में, चाहे लौकिक काल में बोल दे, लौकिक संस्कृत साहित्य में 40 कवित्रियों का वर्णन किया गया है और उनके द्वारा 150 पद लिखे गए हैं। पूछ दे एग्जाम में कि लौकिक संस्कृत साहित्य में कितने पद लिखे गए थे, तो 150 पद लिखे गए थे, और उनमें से सबका नाम नहीं दिया है, कितने दिया है नाम यहाँ पर कवित्री बोला गया कि हाँ 40 को कवित्री थी जो लौकिक संस्कृत साहित्य में लिखने में उन्होंने अपना योगदान दिया था। उसमें से जो सबसे पहला नाम दिया है, जो सबसे प्रथम है, वहाँ प्रथम स्थान पर हैं तासु, उनमें से विजयंका, नाम भी उनका विजयंका, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, इसको याद रखिएगा। विजयंका प्रथम कल्पावर्तते, मतलब कि बोला गया है कि विजयंका कौन थी यहाँ पे, तो विजयंका उन 40 कवित्रियों में से सबसे प्रथम स्थान पर आने वाली एक कवित्री थी, ठीक है ना। एग्जाम में पूछता है कि लौकिक संस्कृत साहित्य की प्रथम कल्पा किसे कहा गया है, तो विजयंका को कहा गया है। सह चह श्याम वर्ण सिद्धति पदेनान अस्फुटी भवती, मतलब कि जो उनका कलर था, जो देखने में कैसे थी, तो विजयंका का जो कलर था वो श्याम वर्ण का था, मतलब कि ना ही गोरा ना ही काला, जो था यहाँ पे श्याम वर्ण, यानी कृष्ण के जो था ना, कृष्ण भगवान का कलर श्याम वर्ण के थे अभी, तो बोला गया बिल्कुल श्याम वर्ण की दिखती थी, कौन, विजयंका। और उनके द्वारा कुछ पद लिखा गया है यहाँ पे, देखो क्या बोला गया है पद में, यहाँ पे बोला गया है कि नीलोत्पल दल श्यामा, नीलोत्पल दल श्यामा मतलब कि नीले, नीले मतलब क्या, नीलो मतलब क्या नीला, तपल मतलब हो गया कमल, दल मतलब हो गया पंखोड़ी, श्यामा मतलब हो गया समान। बोला गया यहाँ पे कि नीले कमल के पंखोड़ी के समान। आगे बोला गया विजयंका मम जानता, यानी विजयंका को कौन नहीं जानता था, मतलब हुआ इसका हिंदी अर्थ कि नीले कमल पंखुड़ी के समान विजयंका को कौन नहीं जानता था, ठीक है ना। एग्जाम में पूछता है कि नीलोत्पल दल श्यामा किसे कहा गया है, तो विजयंका को कहा गया है। नीले कमल के पंखुड़ी किसे बताया गया है, तो विजयंका को बताया गया है। वृथेव यानी होता है व्यर्थ में, ठीक ना। दंडिना नाम है तो यहाँ पे ये भी स्त्री थी, दंडी नाम था उनका, वैसे लिखा गया दंडिना।
प्रोक्ता बोल गई हैं, यानी व्यर्थ में ही दांडी वहाँ पे जो थी दांडी वो बोल गई, क्या बोल गई? सर्व शुक्ला सरस्वती। किसे बोल गई? विजयांका को बोल गई। तो विजयांका को क्या बोला गया है? श्यामवाण का बताया गया है, नीलोत्पल दल सेवा बोला गया है, और सर्व शुक्ला सरस्वती भी कहा गया है विजयांका को। किसने कहा था? दांडी ने कहा था। एग्जाम में पूछा है कि सर्व शुक्ला सरस्वती किसे कहा गया है? तो विजयांका को कहा गया है। कौन कहा था उनको? तो दांडी ने कहा था। चलिए आगे देखते हैं कि तस्यान कि उनका, काल जो राजपाट था उनका, वो दिया है कि अष्टम अष्टम शतक मृत्योनु मियते, यानी जो विजयांका का काल था वो 8वीं सदी में था, यानी कि जो 8वीं सदी थी उसमें विजयांका का काल था। एग्जाम में पूछता है कि विजयांका का समय काल क्या था? तो 8वीं सदी। चालुक्य वंशस्य चंद्रादित्यस्य राज्ञी, मतलब कि चालुक्य वंश के जो राजा थे, कौन नाम था उनका? वो चंद्रादित्य। ठीक है ना, चंद्रादित्य ये जुड़ा गया है यहाँ पे, अक्रांत का शब्द है अस्य। राज्ञी मतलब क्या? रानी, यानी कि चालुक्य वंश के जो राजा थे चंद्रादित्य, उनकी जो रानी के नाम दिया गया है विजय भट्टारिका। विजय भट्टारिके, मतलब कि विजय भट्टारिका का हिंदी अर्थ इसका विजयांका इति बहुमान्यते, मतलब कि चालुक्य वंश के जो राजा थे चंद्रादित्य, उनकी जो पत्नी थी विजय भट्टारिका, उनको उनको ही बहुत लोग क्या मानते हैं? तो विजयांका मानते हैं। बोलते हैं कि हाँ विजय भट्टारिका ही विजयांका है, और उनको बहुत मानती भी थी विजयांका। उनको कौन मानती थी? तो विजय भट्टारिका को बहुत मानती थी। चलिए आगे देखते हैं कि किंच शिला भट्टारिका, देवकुमारिका, रामभद्राम्बा प्रभृत्यो दक्षिण भारतीय संस्कृत लेखिका स्वस्फुटपदे प्रसिद्धा, मतलब कि दक्षिण भारत की संस्कृत लेखिका जो खुद के पद लिख के प्रसिद्ध हुई हैं, उनका नाम दिया है यहाँ पे। शीला भट्टारिका, देवकुमारिका, रामभद्राम्बा, ठीक है ना, ये सब नाम जो दिया गया है वो दक्षिण भारतीय के संस्कृत लेखिका थी। एग्जाम में पूछता है क्वेश्चन कि दक्षिण भारत की प्रसिद्ध लेखिका कौन थी? ऑप्शन दे देगा शीला भट्टारिका, देवकुमारिका, रामभद्राम्बा, इनमें सभी। तो हो जाएगा इनमें सभी। ये जो थी ना वो साउथ इंडियन थी, यानी कि दक्षिण भारत के रहने वाले थे, और संस्कृत के बहुत जाने माने यहाँ पे लोग लेखिका थी। चलिए अगला देखते हैं। आगे दिया गया है कि विजयनगर से नरेश, यानी कि विजयनगर से राजस्य नरेश, यानी कि विजयनगर के जो राजा थे, इसका होता है हिंदी नरेश मतलब राजा। संस्कृत भाषा संरक्षणाय कृत प्रयासा आसनीति व्यतीतमेव, यानी कि विजयनगर के जो राजा थे वो संस्कृत भाषा के संरक्षण के लिए बहुत प्रयास किए थे, यानी कि चाह रहे थे वो कि संस्कृत भाषा को बचाया जा सके ताकि आने वाले समय में उसको और विकास किया जाएगा। तो एग्जाम में पूछता है कि विजयनगर के राजा किस भाषा का संरक्षण का प्रयास कर रहे थे? तो संस्कृत भाषा के संरक्षण का यानी कि बचाव का प्रयास कर रहे थे। तो ये आगे देखते हैं कि तेसामंत पुरेपी संस्कृत रत्न कुशला राज्यो भन, मतलब कि वो संस्कृत भाषा को बचाने के लिए जो राजा का और रानी का अपने जो होता है ना प्राइवेट कक्ष होता है जहाँ पे केवल वही दोनों जा सकते हैं, वहाँ पे वो लोग संस्कृत भाषा को बचाने के लिए लेखिकाओं को बुलाकर उसको वहाँ पे लिखवाते थे। कोई भी चीज़ लिखवाना हो, साहित्य ग्रंथ जो भी लिखवाना हो, तो अपने पर्सनल रूप में बुला के वहाँ पे उसको लिखवाते थे ताकि संस्कृत को बचा कर रखा जा सके लंबे समय तक। कंपन रायस्य, मतलब कि कंपन राय राजा थे भी एक ठो, ठीक है ना। कंपन रायस्य 21 काल के थे बाबू, तो चतुर्दश शतक यानी कि 14वीं सदी, ये 14वीं सदी के राजा थे। एग्जाम में पूछता है कि कंपन राय का समय काल क्या था? तो 14वीं सदी। तो कंपन रायस्य राज्ञी गंगा देवी, मतलब कि कंपन राय की जो रानी थी गंगा देवी, मधुरा विजयम इति महाकाव्य स्वामिनो मधुरै, मतलब बोला गया है कि कंपन राय की जो पत्नी थी गंगा देवी, उन्होंने मधुरा विजयम जैसे महाकाव्य का रचना किया था, ठीक है ना। पूछ देगा ये कहाँ के थे? तो मदुरै के रहने वाले थे, मदुरै राज्य के थे वो लोग। अगर देखिए भैया विजय घटनाम सत्य रचयिता, मतलब कि जो विजय के बाद से जो लड़ाई हुआ था, उनका जो आपस में युद्ध हुआ था कंपन राय का, उनके जो विपक्षी थे उनके जीत, तो उसमें क्या हुआ था? कंपन राय का जीत हो गया था और आज जीत गए थे। तो उनकी जीत की खुशी में, जीत की याद में उन्होंने एक विजय घटना के नाम पर एक क्या किया था? वहाँ पे महाकाव्य का नाम रचना कर दिया था। तो उस रचना का नाम क्या दिया? मधुरा विजयम। एग्जाम में क्या पूछता है? क्वेश्चन पूछता है कि मधुरा विजयम के रचयिता कौन है, लेखक कौन है?
तो नाम है उनका गंगा देवी, ठीक है ना। गंगा देवी ने किस महाकाव्य की रचना की थी? तो मधुरा बीजम की रचना की थी। ये कहाँ की रहने वाली थी? मदुरै के रहने वाली थी। चलिए, कि तत्राल लंकाणा सन्निवेश, ये तो यहाँ पर कट गया है। आओ जर के बोला है शायद, वर्तते, यहाँ पर कट गया, थोड़ा कन्फर्म नहीं हो रहा है क्या लिखा गया है, तो इसको हम थोड़ा स्किप कर रहे हैं बाबू, ठीक है ना। इसे हिंदी अर्थ मतलब ये बुझा रहा है नहीं क्या लिखा है यहाँ पे एक्चुअली, तो आगे देख लेते हैं इसमें से। तो आगे देखिए, आगे बोला गया है कि तस्मिनी नेव राज्ये षोडश शतके शासन कुर्वत अच्युतरायस्य रागी तिरुमलम्बा, ठीक है ना। बोला गया है कि उनका जो राज था, जो दिया गया नाम का था, उनका नाम था कंपन राय। उनका राज था 14वीं सदी में, उनका राज चला गया। अब राज आ गया था वहाँ पे, किनका नाम था उनका अब अच्युत राय, और ये राज किए थे 16वीं सदी में, यानी कि 16वीं सदी में राज किनका था? तो अच्युत राय का था। अब वो वहाँ पे शासन करने लगे थे। उनकी जो पत्नी थी नाम था उनका तिरुलंबा, ठीक है ना। तो तिरुलंबा ने भी क्या किया है? तो रचना किया है। जो मधुरा विजय बहन था ना बाबू, गंगा देवी का, वो महाकाव्य था एक्चुअली। लेकिन तिरुमलांबा जो है ये क्या लिखी है? ये एक लिखी है प्रौढ़, ठीक है ना, एक प्रौढ़ लिखी है। ये नाम है वरदाम्बिका, ठीक है ना। एग्जाम में पूछता है कि वरदाम्बिका किनका रचना है? तो तिरुमलांबा का है। अच्युत राय की पत्नी कौन थी? तो अच्युत राय की पत्नी थी तिरुमलांबा, देखिए यहाँ पे दिया भी गया है तिरुमलांबा, ठीक है। वरदाम्बिका परिणय नामक प्रौढ़ चंपू काव्यम रचयता, मतलब कि अच्युत राय की पत्नी तिरुमलांबा ने वरदाम्बिका नामक प्रौढ़ चंपू काव्य की रचना की थी, ठीक है। एग्जाम में पूछता है कि वरदाम्बिका नामक चंपू काव्य की रचना किसने की थी? तो तिरुमलांबा, आंसर हमारे टिक ढूंढ के वहाँ पे तिरुमलांबा। तत्र संस्कृत ग्रंथस्य छठा समस्त पदावल्य ललित पद विनाशेन तथैव सभ्यते, उसमें यानी कि वहाँ पे जो लिखी थी किताब, उसमें संस्कृत के जितने भी गद्य थे, छठा जो पद था उसका समस्त को यहाँ पे लिया गया था। जो ललित था या गद्य था, उस सभी पद को उसमें लिया गया था, उसको शोभाया, मतलब उसको सजाया गया था। संस्कृत साहित्य प्रयुक्तम दीर्घतम समस्त पद्मपि तत्रैव लभ्यते, और संस्कृत के जितने भी दीर्घ पद थे वो भी उसमें समस्त को मिलाए गए थे, उस प्रौढ़ में उसको लिखा गया था। लास्ट जो दिया स्टेंजा यहाँ पे वो देखते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वाला दिया कि आधुनिक काले, यानी कि आधुनिक काल में संस्कृत लेखिकासु पंडित क्षमा राव, यानी कि आधुनिक काल की संस्कृत लेखिका कौन है? पंडित क्षमा राव है। पंडित क्षमा राव क्या है? तो आधुनिक काल की संस्कृत लेखिका है, प्रसिद्ध लेखिका अभी भी। इनका जन्म हुआ था 1890 में, मृत्यु हुई थी 1953 में। नामधेया विदुषी अतीव प्रसिद्धा, मतलब कि आधुनिक काल की संस्कृत लेखिका पंडित क्षमा राव बहुत ही प्रसिद्ध थी। तया 100 पेतु, यानी कि वे 100 पेतु यानी कि अपने पिता, ठीक है ना, 100 हो गया अपने पितरों के पिता, वे अपने पिता शंकर पांडुरंग पंडितस्य महतो विदोषो जीवन चरित्रम शंकर चरित्रम रचितम, मतलब कि जो पंडित क्षमा राव थी वो अपने पिता के ऊपर एक जीवनी लिखी थी, ठीक है ना। जीवनी का नाम था शंकर चरित्रम। एग्जाम में पूछता है कि शंकर चरित्रम किनकी रचना है? तो पंडित क्षमा राव की है। ये किसके लिए लिखा गया था? उनके पिता के लिए लिखा गया था। पंडित क्षमा राव के पिता का नाम क्या था? तो शंकर पांडुरंग। शंकर पांडुरंग किनके पिता थे? तो पंडित क्षमा राव के पिता थे, ठीक है। आगे बोला गया है कि गांधी दर्शन प्रभाविता सह सत्याग्रह गीता मीरा लहरी कथा मुक्तावली विचित्र परिषद यात्रा ग्राम ज्योति इत्यादि अनेकाना गद्य पद्य ग्रंथान प्रणीतवती, मतलब कि बोला वो गया यहाँ से कि गांधी दर्शन प्रभाविता, यानी गांधी जी के दर्शन से प्रभावित होकर वे कौन? तो पंडित क्षमा राव सत्याग्रह गीता नामक पद लिख दी थी वो। मीरा लहरी कथा मुक्तावली विचित्र परिषद यात्रा ग्राम ज्योति, एग्जाम में पूछा गया है ग्राम ज्योति की रचनाकार कौन है? तो पंडित क्षमा राव है। भी पूछा गया है कथा मुक्तावली, ठीक है ना, सत्याग्रह गीता, ये तीनों इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये वाला। तो बोला गया है कि गांधी जी के दर्शन से प्रभावित होकर पंडित क्षमा राव ने सत्याग्रह गीता मीरा लहरी कथा मुक्तावली जैसी ग्राम ज्योति विचित्र परिषद यात्रा नामक अनेकों गद्य और पद की रचना कर दी थी, ठीक है। लास्ट पॉइंट बोला गया है कि वर्तमान काल है, यानी कि अभी के काल में जो हम लोग जिंदा रहे हैं ना, भी हम लोग जो जी रहे हैं जिस काल में, वर्तमान काल में लेखन रतासु
कवित्रीषु पुष्पा दीक्षित, वनमाला भवालकर, वनमाला करके यहाँ पे नाम था उनके साथ, वनमाला भवालकर, देख लेते हैं साइड करके, हाँ वनमाला भवालकर, ठीक है ना। तो बोला गया है कि वर्तमान काल में, कि अभी के काल में जो प्रसिद्ध लेखिका लोग हैं उनका नाम है पुष्पा दीक्षित, वनमाला भवालकर, मिथिलेश कुमारी मिश्रा। एग्जाम में बहुत बार आ चुका है कि मिथिलेश कुमारी मिश्रा किस काल की कवि हैं, तो वर्तमान काल की कवि है, ठीक है ना। सिर्फ कवि नहीं, एक्चुअली यहाँ पे कवित्री हैं। आगे बोला प्रभृत्यो नुदीनम संस्कृत साहित्यम पुरयंती, मतलब कि वर्तमान काल की प्रसिद्ध कवित्री बोल दे, लेखिका बोल दें, ऑप्शन में नाम दे के आए तो पुष्पा दीक्षित हैं, वनमाला भवालकर है, मिथिलेश कुमारी मिश्रा तो बहुत पूछा गया है, ठीक है ना। ये लोग जो नाम दिया गया है वो लोग कौन है, तो वर्तमान काल के संस्कृत लेखिका हैं। तो ये रहा आपका आज टोटली पॉइंट, ठीक है ना। यहाँ पे किताब बिल्कुल खत्म हो, ऐसा किताब नहीं, चैप्टर जो था यहाँ पे चैप्टर 4 वाला खत्म हुआ। इसका क्वेश्चन आंसर हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। जो ऑब्जेक्टिव होगा सब्जेक्टिव टोटली का नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, और आने वाला जो हमारा चैप्टर है 5, 6 नेक्स्ट जितना भी दिया सबको कवर करेंगे 1 बाय 1। तो उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो अच्छा समझ में आ गया होगा। जहाँ पे दिक्कत हो रहा हो, डाउट हो रहा हो, तो उसको रिवर्स कर देख लीजिए, हो सकता है हम ना जो जितना बताएं उतना उम्मीद करते हैं कि समझ में आपको आ गया होगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।